ऑल, वेलकम ऑन माय चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन प्रीवियस पेपर 2016 के बारे में। इसके जीएस पेपर, जनरल पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके प्रीवियस सॉल्व पेपर को हम देखेंगे। हालांकि ये फॉर्म 2016 में भरा गया था और इस एग्ज़ाम का नाम भी यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2016 ही है, बट ये एग्ज़ाम 12 जनवरी 2019 को लिया गया था। और इसके जीएस पार्ट को यहाँ पर हम कवर करेंगे, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। बाकी सेकेंड पार्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। वहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करते हैं आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और यहाँ पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह है, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान के लिए निम्न में से किसे वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं यूपीएचईएससी का फॉर्म भरा जा चुका है और इसका एग्ज़ाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में। इससे हमें काफ़ी आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डॉक्टर BA अत्रे, डॉक्टर विश्वनाथन शांता, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी और डॉक्टर NS रामानुज आचार्य। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर BA अत्रे। यहाँ पर इनको इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए इनको पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 2016 में विज्ञान तथा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार डॉक्टर BA अत्रे को दिया गया। इनको किस लिए दिया गया था? इंजीनियरिंग और विज्ञान के क्षेत्र में। वर्ष 2020 में पद्म विभूषण 7 लोगों को प्रदान किया गया है। इस साल हो सकता है तो 2020 से रिलेटेड क्वेश्चन आए, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर जिन 2020 में जो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है वो नाम इस प्रकार है, सुषमा स्वराज, जिन्हें कि मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया है, अनिरुद्ध जगन्नाथ, मैरी कॉम, जॉर्ज फर्नांडिस, जिनको कि मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया, अरुण जेटली मरणोपरांत, छन्नू लाल मिश्र और विश्वेश तीर्थ, इनको भी मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नवंबर 2015 में पणजी में आयोजित भारत के 46वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता था? द ब्यूटीफुल सिटी, द किंडरगार्टन टीचर, एम्ब्रेस ऑफ सरपेट और ऑन द विंग्स ऑफ ड्रीम्स। सो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रेस ऑफ सरपेट। इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। 46वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 to 30 नवंबर 2015 के मध्य पणजी, गोवा में किया गया। महोत्सव की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक का पुरस्कार राशि 40 लाख कीरो गुएरा द्वारा निर्देशित एवं क्रिस्टीना गैलेल्गो द्वारा निर्मित फिल्म एम्ब्रेस ऑफ द सरपेंट को प्रदान किया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार, जो कि 15 लाख का होता है, ब्रिटिश फिल्म निर्देशक पीटर ग्रीनवे को फिल्म आई सेंटिन इन गुआंजुआतो के लिए प्रदान किया गया। सो यहाँ पर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उसको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र 2015 क्या है? 4 ऑप्शन है, भारत तथा रूस का संयुक्त सैन्य अभ्यास, ऑप्शन बी, भारतीय मौसम विभाग द्वारा विकसित मौसम भी की निगरानी करने की अत्याधुनिक प्रणाली, ऑप्शन सी, वैज्ञानिकों द्वारा विकसित धन की एक उन्नत किस्म जिसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, और ऑप्शन डी, चंद्रमा की सतह की खोज के लिए इसरो द्वारा प्रक्षेपित एक उपग्रह। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र
2015 भारत और रूस से के संयुक्त सैन्य अभ्यास से रिलेटेड है। और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इसके बारे में और क्या चीज़ें कही गई हैं। यहाँ पर बतलाया गया है कि इंद्र 2015 भारत तथा रूस के बीच में किया गया 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ज्ञातव्य है कि 14 दिनों तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास संयुक्त राष्ट्र के निर्देशानुसार अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवादी विरोधी अभियानों पर केंद्रित था। दोनों देशों के बीच होने वाला यह संयुक्त सैन्य अभ्यास विश्व स्तरीय शांति, समृद्धि और स्थिरता की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस महान योद्धा की वर्ष 2016 में 475वीं जयंती आयोजित की गई? महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी या फिर रानी दुर्गावती? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के बारे में यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। महाराणा प्रताप की 475वीं जयंती समारोह का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ था। केंद्र और राजस्थान सरकार ने महाराणा प्रताप की स्मृति में खेलगांव उदयपुर में एक बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम का निर्माण करने का निर्णय लिया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना स्टैंड अप इंडिया निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित, बी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित तथा महिलाओं से संबंधित, ऑप्शन सी अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है कि स्टैंड अप इंडिया ये रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं से ये संबंधित है। और इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डीप देख लेते हैं, इसको कब लाया गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 6 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के बीच में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए स्टैंड अप इंडिया को मंजूरी प्रदान की। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 10,000 करोड़ की प्रारंभिक राशि के साथ सब्सिडी के जरिए पुनर्वित्त खिड़की उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग जो सरकारी योजनाएं आती हैं या आ रही हैं, पहले आ चुकी हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो इन सारे इधर कम से कम 2 से 3 साल के अंदर जितनी भी सरकारी योजनाएं आई हैं और लागू की गई हैं उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता है शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षक की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता, शिक्षण में संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता, और लास्ट है उपरोक्त सभी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मीन्स शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता इन सभी क्षेत्रों में लागू होती है। और इसके बारे में यहाँ पे लिखा भी गया है कि शैक्षिक दक्षता का सामान्य अर्थ है शिक्षा से संबंधित क्रियाकलापों में निपुणता प्राप्त होना। शैक्षिक दक्षता की मूल आवश्यकता के अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है: शिक्षण कौशलों में निपुणता, शिक्षण की विभिन्न तकनीकों के उपयोग में निपुणता तथा शिक्षण के संचार माध्यमों एवं तकनीकों के समुचित उपयोग में निपुणता। तो यहाँ पर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ये इस प्रकार है, शोध प्रतिवेदन में परिसीमन संबंधित होता है समस्या के अध्ययन में शोधकर्ता की सीमाओं से, शोध की समस्या के लिए सीमाओं के निर्धारण से, शोध समस्या के परिभाषीकरण से, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी।
यहाँ पर रिसर्च से भी क्वेश्चन आया हुआ है। शोध प्रतिवेदन किससे संबंधित है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मापन एवं मूल्यांकन के मध्य कोई संबंध नहीं है। मापन मूल्यांकन की प्रक्रिया का एक भाग है। मापन एक चर को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है और मूल्यांकन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया है। यहाँ पर गलत कथन को बताना है और यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। मीन्स ऑप्शन नंबर ये यहाँ पर गलत है। मापन और मूल्यांकन में संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, 2016 की यूजीसी की कौन सी अधिसूचना गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान सुनिश्चित करने का प्रयास है? पीएचडी पूर्ण करने की न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना, पर्यवेक्षकों द्वारा उनके शोध विद्यार्थियों के शोषण को रोकने हेतु किया जाने वाला उपाय, और मुक्त विश्वविद्यालय को पीएचडी कार्यक्रम की अनुमति देना। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2016 के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी, पीएचडी कार्यक्रम लागू करने की 11 शर्तें पूरी करना। यहाँ पर इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक शोधकर्ता सामाजिक आर्थिक स्थिति के 3 स्तरों से संबंधित विद्यार्थियों की चिंता की तुलना करना चाहता है तो इससे संबंधित प्रदत्तों का विश्लेषण किया जा सकता है केवल टी टेस्ट के द्वारा, केवल एनोवा के द्वारा, एनोवा के साथ टी टेस्ट के द्वारा और एनोवा द्वारा। यहाँ पर जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड में कि टी टेस्ट के द्वारा बस केवल 2 ही डेटाज के बीच में अंतर की सार्थकता को जांच करा जाता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा डेटाज हमारे पास में होते हैं तो वहाँ पर हम एनोवा को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, केवल एनोवा के द्वारा। यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी आई थिंक ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा केवल एनोवा के द्वारा। आई थिंक यहाँ पर कुछ और ऑप्शन होगा बट ये मिसप्रिंटिंग दी हुई है। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्मार्टफोन मोबाइल में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादातर उपयोग होता है? डॉस, विंडोज़ 7 और एंड्रॉयड। तो यहाँ हम देख रहे हैं आजकल के फ़ोन एंड्रॉयड हो रहे हैं और यहाँ पर बिल्कुल इसका आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं एंड्रॉयड। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। डॉस तो काफ़ी पहले यूज़ होता था जो कि फ़ोन में यूज़ होता भी नहीं था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि स्मार्ट मोबाइल फ़ोन में अधिकतर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होता है। एंड्रॉयड गूगल द्वारा विकसित एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स मोबाइल प्रचालन तंत्र है जो कि लिनक्स पर आधारित है। ये ध्यान में रखना है कि एंड्रॉयड लिनक्स पर आधारित है और एंड्रॉयड का विकास मुख्य रूप से स्पर्श पटल टच स्क्रीन मोबाइल के लिए किया गया था, जिसे प्रायः स्मार्टफोन भी कहा जाता है। स्मार्टफोन या फिर एंड्रॉयड भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे कहते हैं सर्च फर्मवेयर, सर्च विधि, सर्च प्रकाश या फिर सर्च इंजन। बिल्कुल इसका सीधा सा आंसर है सर्च इंजन। और यहाँ पर कुछ इसके तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट पर वेबसाइटों को खोजता है उसे सर्च इंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं में से किसी विशेष सूचना को ढूंढकर हमारे स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित सर्च इंजन इंटरनेट पर उपलब्ध हैं: याहू, अल्टाविस्टा, लाइकॉस, गूगल, हॉटवॉक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी नेटवर्क में WLL होता है
वाइड लाइन लूप, वायरलेस, लो लिंक, वायरलेस इन लोकल लूप और वर्किंग इन लो लाइन। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा वायरलेस इन लोकल लूप। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। किसी नेटवर्क में प्रयोग होने वाले WLL का पूरा रूप है, फुल फॉर्म होता है वायरलेस इन लोकल लूप। यह ऐसा बेतार वायरलेस का संचार लिंक है जिसमें यूज़र नेटवर्क से रेडियो आवृत्तियों के जरिए जुड़ता है और इसे फिक्स्ड वायरलेस कनेक्शन भी कहा जाता है। यह CDMA तकनीक पर आधारित होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ICT से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, कंप्यूटर से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन ICT पर भी आपको पूरा फोकस करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन लिया गया है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी। सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था उसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। और आगे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग होता था। वैक्यूम ट्यूब, जिसको कि हिंदी में निर्वात नली कहते हैं, इंग्लिश वाला आई थिंक ज़्यादा इजी है। वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग के कारण इन कंप्यूटरों में बहुत अधिक ऊष्मा उत्सर्जित होती थी, जो इन कंप्यूटरों की बहुत बड़ी समस्या थी। ये कंप्यूटर निम्न स्तरीय भाषा को समझ पाते थे। इनपुट व आउटपुट के लिए पंच कार्ड पर प्रिंट आउट का प्रयोग किया जाता था। और यूनिवैक और ENIAC प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से भी यहाँ पे क्वेश्चंस बन रहे हैं, फुल फॉर्म वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ रहे हैं, रिसर्च के भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं। इसके सिलेबस को देखने से अब तक ये लगता है कि ये नेट के सिलेबस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। नेट के फर्स्ट पेपर से ही पर बेस्ड ये सिलेबस हम कह सकते हैं। सो यहाँ पर इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो किससे संबंधित है? समुद्री जलधारा, समुद्री लहर, वायुमंडलीय विक्षोभ और पर्यावरणीय विक्षोभ। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्री जलधारा। अल नीनो समुद्री जलधारा से रिलेटेड है। और यहाँ पर इसके कुछ तथ्य को देख लेते हैं। सामान्यतः अल नीनो समुद्री जलधारा से संबंधित है। प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तटीय देश पेरू एवं इक्वाडोर के आसपास प्रशांत महासागरीय जलधारा के तापमान में होने वाली वृद्धि को अल नीनो कहा जाता है। अल नीनो के प्रभाव से प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह गर्म हो जाती है। इससे हवाओं के रास्ते और गति में परिवर्तन आ जाता है, जिसके चलते मौसम चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। यहाँ पर ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? न्यूक्लियर ऊर्जा, वनारोपण, कूड़ा कचरा का ऊर्जा में रूपांतरण और सौर ऊर्जा। ऑप्शन ए न्यूक्लियर ऊर्जा यहाँ पर भारत के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ओजोन क्षरण को नियंत्रित करने से संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, टोरंटो प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये नेट में भी क्वेश्चन आ चुका है। और EVS से कह सकते हैं हम कि EVS ज्योग्राफी मिक्स क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहे हैं। एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा यहाँ डिटेल कर लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षरण के नियंत्रण से संबंधित है। ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वर्ष 1985 में वियना समझौता और 1987 में मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें 43 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। भारत मॉन्ट्रियल संधि प्रस्ताव में लंदन संशोधन के पश्चात वर्ष 1992 में सम्मिलित हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किए गए हैं? रणथंभौर, मानस, इंद्रावती और सह्याद्री। यहाँ पर ये कोडिंग वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। ये सभी करेक्ट आंसर है। इन सबको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम डिटेल भी कर लेते हैं और भी इसके तथ्यों को यहाँ पर हम देख लेते हैं। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है, जैसा कि सब जानते हैं, और जिसके संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को आरंभ किया गया। अगस्त 2019 तक भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित राज्यों में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। असम में कांजीरंगा और मानस नामेरी, छत्तीसगढ़ में अचान कमार, इंद्रावती, उदंती और सीता नदी, महाराष्ट्र में मेघघाट, मेलघाट, पेच, सह्याद्री, तड़ोबा, अंधारी, राजस्थान में मुकुंद पहाड़ी, सरिस्का, रणथंभौर, उत्तर प्रदेश में करतनिया घाट, दुधवा और उत्तराखंड में जिम कार्बेट यहाँ पर टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भीमा नदी प्रमुख सहायक है कृष्णा की, गोदावरी की, गंगा की या फिर महानदी की? करेक्ट आंसर है कृष्णा की। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? कृष्णा नदी की दो सबसे बड़ी सहायक नदियाँ भीमा नदी उत्तर में और तुंगभद्रा नदी दक्षिण में है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है और इसका उद्गम महाराष्ट्र क्षेत्र के महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट श्रृंखला से होता है। कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1290 किलोमीटर है और इसे कृष्णवेना के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स भीमा नदी को कृष्णवेना भी कहा जाता है। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मिट्टी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पर ज्योग्राफी और ईवीएस से मिक्सअप क्वेश्चन दिए गए हैं। रेगुर शब्द संबोधित करता है दोमट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, काली कपास मिट्टी या फिर लाल पीली मिट्टी? यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, काली कपास मिट्टी रेगर से संबंधित है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके बारे में। भारत की स्थानीय मिट्टी में काली मिट्टी सबसे अलग दिखाई देती है, इसलिए इसे रेगुर भी कहा जाता है। इसमें पोटास की बहुलता होती है और इसे प्रायः काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें कपास की खेती अधिक होती है। काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है और इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस रानी ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया? अपाला, नागनिका, यशोदा और महाप्रजापति गौतमी? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है नागनिका। और इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। प्राचीन भारत में रानी नागनिका ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात शासन किया था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका या फिर नागनिका अंगीय कुल के एक महारथी तृणकाइरो की पुत्री थीं। रानी नागनिका ने नाना घाट के लेख के अनुसार उसमें पति सातकर्णी प्रथम के द्वारा अश्वमेघ, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन भी किया था। नागनिका वेदेसिरी और सतीसिरी की माता थीं। व्यूलर और रेप्सन के अनुसार नागनिका ने अपने पुत्र वेदिसिरी को अल्पवयस्कता की अवधि में अभिभाविका के रूप में शासन किया। तो यहाँ पर हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहा है। इंडियन हिस्ट्री से यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिख रहा है। इंडियन हिस्ट्री को भी डिटेल में पढ़ना है। और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1017, 1035, 1040 और 1055। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है और इसमें 1028 सूक्त हैं। मीन्स यहाँ पर ये ऑप्शन ही गलत दे रखा हुआ है। यहाँ पर ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। वेद मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है और ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 10,580 ऋचाएँ हैं। और यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन भारत में कांची कहाँ था? कर्नाटक, हरिद्वार, ग्वालियर और तमिलनाडु? करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। यहाँ पर प्राचीन भारत में कांची तमिलनाडु में अवस्थित था।
कांचीपुरम मीन्स कांची भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, किस वर्ष प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी? 1856, 1857, 1860 एंड 1895। यहाँ पर आई थिंक कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं लग रहा है, देख लेते हैं। यहाँ पर प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 को बम्बई में की थी। प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप उपबंधित है। संविधान की प्रथम अनुसूची में, संविधान की द्वितीय अनुसूची में, संविधान की तृतीय अनुसूची में या फिर संविधान की चतुर्थ अनुसूची में। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की तृतीय अनुसूची में यहाँ पर इसके बारे में उल्लेखित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ हैं। नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के विषय में, सरकार को पदच्युत करने में, संविधान के संशोधन में और कटौती प्रस्ताव के निर्माण में। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर सी होना चाहिए, संविधान के संशोधन में। संविधान के संशोधन में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ निहित होती हैं। और यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा के समान ही राज्यसभा को भी शक्तियाँ प्राप्त हैं। संशोधन प्रस्ताव तभी स्वीकृत समझा जाएगा जबकि संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले व सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाए। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों की असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। तो यहाँ पर अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होकर, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर, लोकसभा के सदस्यों एवं विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर या फिर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होकर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होकर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? 1 सितंबर 2014, 25 सितंबर 2014, 1 जनवरी 2015 एंड 8 मई 2015। नीति आयोग मोदी सरकार में बना है। ऑप्शन नंबर सी, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग अस्तित्व में आया। और इसके बारे में देख लेते हैं। भारत परिवर्तन संस्था आयोग, शॉर्ट में इसको नीति आयोग कहा जाता है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया का गठन 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह भारत के एक प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक के रूप में उभरा है जो सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? 1000, 1400, 1600 और 1900। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 1600। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत चिन्हित प्रत्येक गरीब परिवार को 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा बजट 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पात्र किससे संबंधित है? जनसंख्या स्वास्थ्य, डेयरी क्षेत्र, गरीबी निवारण और सामुदायिक कल्याण। तो यहाँ पर नकुल स्वास्थ्य पात्र
डेयरी क्षेत्र से संबंधित है और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा बजट सत्र 2016-17 में प्रारंभ किया गया नकुल स्वास्थ्य पत्र डेयरी क्षेत्र से संबंधित है। देश में पहली बार पशुओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र की योजना शुरू की गई। साथ ही पशु यूआईडी द्वारा पशुओं की पहचान और राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है। देश में पहली बार राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम के तहत देसी नस्लों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक नई पहल राष्ट्रीय गोकुल मिशन की 500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ दिसंबर 2014 में शुरू की गई और इस मिशन के तहत 14 गोकुल ग्रामों की स्थापना की जा रही है। तो यहाँ पर यूपीएचईएससी 2016 के जीएस पार्ट के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 30 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे ऐसे ही प्रीवियस पेपर्स के लिए हमारे साथ बने रहें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।